Okay. अस्सलाम वालेकुम सर। So this in this chapter, which is the chemical kinetics, इसके अंदर बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं एंड उनकी एग्जांपल्स के थ्रू थ्रू आपको वो अंडरस्टैंड होते रहेंगे। जो बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर है कि इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू डिस्कस द रेट्स ऑफ द रिएक्शन। जिस तरह हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, जिसके अंदर हम लोगों ने कोलिन थ्योरी को डिस्कस किया हुआ था कि reactants with a certain activation energy, when they will collide, they will collide to give the products। इसके अंदर हमें रेट्स ऑफ द रिएक्शन के अंदर भी तकरीबन ऐसी ही बातें पढ़नी है, और हमने ये डिस्कस करना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ हमारे पास क्या होता है, एंड टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। एंड लास्टली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ फ्यू टॉपिक्स टुडे, एंड उसमें सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज द क्या कहते हैं। ओके, फर्स्ट लेट मी आंसर द क्वेश्चन तला दैट यू आस्क्ड। इफ यू गो टू द वेरी लास्ट of this chapter na, you will find that Gibbs energy and their feasibility of the reaction, you would see कि if G is negative or equals to zero the reaction is feasible, और वो तमाम चीजें वही जो मैंने आपको रेफर किया था ना उसके अंदर। we'll get back to this, वो इस चैप्टर के एंड में हम लोगों ने उस पॉइंट को डिस्कस करना। ठीक है। तो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, उसमें उसकी डेफिनेशन यू नीड टू मेमोराइज कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो रेट का मतलब हमें पता है, रेट का मीनिंग क्या होता है, वेन एवर अ रेट इज, वहां से इसका मतलब होता है कि वी हैव टू सी द ऑन गोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So the concentration, the rate of reaction is defined as a change in the concentration of reactants or products over a period of time. We know that whenever a reaction is taken place, तो reactants की concentration क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट की क्या करेगी, इंक्रीज इंक्रीज। करेगी। ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और वो आता है प्रोडक्ट का, उसके अंदर हम लोगों ने वो डिस्कस करें, रेट ऑफ द रिएक्शन इज के रिएक्टेंट्स डिक्रीज कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो एज यू could see in the following graph, let me take you there and then I will make read it to you once we are done understanding that। सो इन दिस ग्राफ वी could see कि रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट एज यू could see कि इनिशियल रिएक्शंस जो होते हैं वो फास्टर होते हैं, बट देयर कम्स अ पॉइंट कि जब रिएक्शन रेट क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो। ठीक है। तो इवेंचुअली जो है हमारे पास जो है रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता किसी भी पॉइंट के ऊपर आके। अब ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट्स विद द इनफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, दे वुड कोलाइड, स्टार्ट में काफी सारे, एंड प्रोडक्ट विल स्टार्ट फॉर्मिंग, एंड दे वुड कम अ पॉइंट व्हेन द रिएक्शन वुड बिकम जीरो। इट वुड नेवर कम कांस्टेंट, कभी भी नहीं होगा ऐसे स्टेट, कभी भी नहीं होता हमारे पास। ठीक है। और रिएक्शन रेट को फिर डिफाइन इस तरीके से करता है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इफ ए इज अ रिएक्टेंट इट्स कन्वर्टिंग इनटू बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए ओवर टाइम या बी ओवर टाइम। तो इसकी दो तीन डेफिनेशंस हमारे पास आती हैं। वन डेफिनेशन तो उसने बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, साथ में हम ये फॉर्मूला उसका लिख देंगे। सेकेंड उसने ये बोला हुआ है द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। एज वी नो कि कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल्स पर डीएम क्यूब इनटू सेकेंड हमारे पास। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके। अब यहाँ यस। पे उसने, अब उसने ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज ऑलवेज द एवरेज। नेवर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होते हैं, हम उसमें हमेशा एवरेज लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ रहा। ठीक है। और हमें पता है जब भी कर्व्स आते हैं तो हम वहां पे हमेशा उनकी क्या वैल्यूज ले रहे होते हैं,
एवरेज ले रहे होते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का जो वे होता है, हम डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, तो हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बताया हुआ है कि एग्जाम्पल के अंदर आप टाइम जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी, जीरो। और उसने आई जीरो। गेस 20 सेकेंड्स पे देखा है कि कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.38। तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा, 0.38। और इसका डिफरेंस क्या बनेगा, 20। अब यहाँ पे उसने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, अब उसको उसमें अब टेंशन लेने मत बैठ जाना, यहाँ पे उसने गलती से 22 लिख दिया है टाइम को ना, डिफरेंस, जबकि हमारे पास क्या बन रहा है 20। तो 0.38 डिवाइड बाई 20, वैसे मैंने चेक करके नहीं देखा कि 0.38 डिवाइड बाई 20 पे यही आंसर आ रहा है या 22 पे ये आंसर है, वो तो आप लोग देख लेना। लेकिन जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इट्स द डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो दिस वुड गिव अस द वो। अब रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारे पास कि अगर हम लोग dx, आपको पता है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव्स आपने पिए में ना, स्मॉल चेंजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि if dx is a very small change in the concentration of product over a period of small time, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, dx ओवर dt। अब उसको भी उसने सेपरेट आउट कर दिया है कि अगर आप रिएक्टेंट्स के लिए करेंगे तो da ओवर dt बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिएक्टेंट उसने किससे शो किया हुआ है, a से शो किया हुआ है, और प्रोडक्ट किससे शो किया हुआ है, b से। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस da ओवर dt लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव db ओवर dt लिखा हुआ है। कैन समवन टेल मी कि why there's a negative sign with reactants and a positive sign with the product? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, So like ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन हमारे लिए होता है यूज। ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, या डिक्रीज के लिए भी हम यूज करते हैं, डिक्रीज के लिए भी करता है ऑफ ठीक है। क्योंकि हम रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। इस वजह से उसने यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन यूज किया हुआ है, और उसने यहाँ पे उसको जस्टिफाई भी कर दिया हुआ है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, whereas positive sign indicates the increase in the concentration of product B. Do we understand what rate of reaction is? It is the change in concentration of reactant or product divided by time, and नहीं और है। अगर हमें with respect to reactants करना होगा तो हम नेगेटिव डिफरेंस लेंगे, और इसमें हमारे पास होगा दोनों में डिफरेंस ही, हमारे पास बस एक के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, एक के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे उसने एक, अच्छा ये मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। फिर आता है हमारे पास रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ को डिफाइन किया जाता है हमारे पास, एक तो पूरी इक्वेशन है जिसको हम बेसिकली कहते हैं रेट लॉ या रेट ऑफ इक्वेशन, या रेट इक्वेशन। उसमें हम लोग बात करते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल to the molar concentration of reactant raised to a power, ठीक है। व्हाट इज डिफाइंड एज रेट, रेट इज डिफाइंड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू अ पावर ऑफ एक्स। अब यहां पे जो सब चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे जो k आया उसको हम क्या नाम देंगे, रेट कांस्टेंट का नाम देंगे, एंड दिस होल इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ। यहाँ पे जो ये x है ना, इसको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। डू वी अंडरस्टैंड द रेट लॉ, कि इट इज द मोलर यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ एक्स। और ये जो पावर है, ये हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बेसिस पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ये रिपीट 2 दफा करूंगा, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में उसने बार बार ये मेंशन आउट किया हुआ है कि ये पावर ऑफ एक्स हम कैलकुलेट नहीं करते, इक्वेशन के थ्रू नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर का बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। डू वी अंडरस्टैंड दैट? यस। यस सर।
कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैज नथिंग टू डू विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑर्डर हमें ये जरूर बताएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आगे जाके हम लोग को बताएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेटिंग। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, अब हम पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हेयर? डू वी अंडरस्टैंड द रेट इक्वेशन, यस जिसको सर। रेट लॉ भी कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होगा हमारे पास। एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। और के हमारे पास क्या है? रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट आगे जाके एक और इक्वेशन में भी यूज होगा, आर्हीनियस इक्वेशन में, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ द रिएक्शन का टेम्परेचर और मोलर कंसंट्रेशन पे मेन डिपेंडेंसी होगी। ठीक है। कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ता है। अब ये तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले 9th 10th में पढ़ा हुआ है ना, कि रेट ऑफ द रिएक्ट वो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ द रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे पास, लेकिन मैं जस्ट वीकली उससे लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कोलिन थ्योरी के अंदर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। यस सर सर। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? मैंने वो कहा, वो हमारा अगला टॉपिक है, हम उस पे आ रहे हैं। अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो कौन सी टर्म किसको बता रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसका क्या ओके। लेना देना है रेट इक्वेशन से, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और सॉरी एंड रेट ऑफ द इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे हमारे पास। ठीक है। उस वो हमें ये बताता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें क्या बताता है, वैसे तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। क्या बताई थी मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की? कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसकी एग्जांपल यूं समझो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बन रहा है NO2 का 1। ठीक है। जस्ट मैं एक आगे एग्जांपल है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं कि अच्छा थोड़ा सब्र कर लो, वो एग्जांपल में बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां तक हर टर्म समझ में आ गई कि रेट लॉ का मतलब क्या है, रेट इक्वेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे आपने एक चीज यस जहन सर। में रखनी है कि इट दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का टेम्परेचर, कंडीशंस क्या होंगी रिएक्शन की, उन पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। एज आई टोल्ड यू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें क्या बताता है कि हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे ये डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है। अब वी हैव टू रेफर टू दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट ए, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? स्मॉल ए, रिएक्ट्स स्मॉल विद बी रिएक्टेंट विद अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ओके। प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें फोकस किस पे करना है? सिर्फ रिएक्टेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे रेट लॉ हमें क्या बताता था? रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ। एक्स। ठीक है। अब ए की पावर क्या है? एक्स। वाई की पावर क्या है? वाई। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे बी डिफाइन एज द, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब पावर्स होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड। प्लस। अगर वो डिवाइड हो रही होती हैं तो हम उनको क्या करते हैं? माइनस। माइनस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स टू विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर रेज्ड इन अ रेट केमिकल इक्वेशन। और अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये वैल्यूज हमें एक्सपेरिमेंटरी मिलेंगी, हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लेते हैं। ये उसने यहाँ पे दोबारा भी मेंशन आउट, आप ये आप हर स्टेप पे देखोगे क्योंकि वो बार बार इस चीज को रिपीट करेगा कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय अ एक्सपेरिमेंट। जैसे इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, 2NO2 reacts with ozone to give N2O5 and O2। अब रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कौन कौन से लिखेंगे? हम इन दोनों को लिखेंगे या इन दोनों को लिखेंगे? NO2 एंड O3 को लेंगे या N2O5 एंड O2 को लेंगे? तो रिएक्टेंट्स बोलेंगे। क्या डेफिनेशन रिएक्टेंट्स थी? को।
रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था? मोलर कंसंट्रेशन मोलर रेज concentration of टू अ reactants. पावर। ठीक है, अब ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ गया? बी। B. उनकी पावर इन्होंने यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखे हुए, इट मीन्स इसका मतलब क्या है? वन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा मेंशन्ड होगा केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और वो केमिकल इक्वेशन कह रहा हूँ मेंशन आउट होगा रेट लॉ के अंदर। अब इन दोनों की पावर क्या बन रही है? वन, विच मीन्स इनका ऑर्डर क्या 2. बनेगा? 2. टू हमारे पास, विच मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 1 मोल ऑफ NO2 एंड 1 मोल ऑफ O3 इज पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 इज वन वेयर एज इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज टू। वो उसने अगेन ये रिपीट कर दिया कि यहाँ पे उसके साथ क्या लगा हुआ है? टू, लेकिन यहाँ पे उसकी पावर क्या है? वन। तो अगेन ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस का मतलब ये होता है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही होती है। रेट लॉ के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं होता, इनकी पावर्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। ओके। Yes. अब रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुड बी जीरो, कुड बी वन, कुड बी टू, कुड बी थ्री, और फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है हमारे पास। अब अगर किसी रिएक्टेंट का ऑर्डर जो है वो जीरो बन रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? इफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो विच मीन्स के कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो, रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो जीरो आ रहा है, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे यहाँ पे उन्होंने अमोनिया की एग्जांपल डिस्कस की हुई है। अब अमोनिया की उसने पावर यहाँ पे क्या शो की हुई है? जीरो। इट मींस कि इट इज इंडिपेंडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली अंटिल इट रीचेस जीरो। ठीक है, सिमिलरली वो कह रहा है जब H2 and Cl2 रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, और इनका ऑर्डर भी क्या होगा? जीरो। कि वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं कंसंट्रेशन के, उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड। मतलब आप ये कहो कि मैं अगर 0.5 यूज करूंगा तो मेरे रिएक्शन रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, या 1 यूज करूंगा यहाँ पे, ये वाली चीज उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिएक्शन वुड गो एज इट इज, जो नॉर्मल तरीके से होता है हमारे पास। ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर सर रिएक्शन ये नहीं हमारे पार्ट पास समझ आया आपने जो कहा। कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर हम उसकी कोई भी कंसंट्रेशन यूज करेंगे, उससे हमारे रिएक्शन रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2 यूज करें, हम 4 यूज करें, हम 5 यूज करें, हमारे पास जो रिएक्टेंट कांस्टेंट के की वैल्यू आएगी वो सेम ही रहेगी, उससे हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट। कंसंट्रेशन पे फोकस करो, मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, विच मीन उनकी मोलर अमाउंट कितनी है रिएक्शन के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। ठीक है सर। जैसे H2 and Cl2 की एग्जांपल डिस्कस की हुई है, हम यहाँ पे 2H2 + 2Cl2 यूज कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4HCl। हम 6H2 3HCl2 यूज कर लें, या जो भी जिस भी तरीके की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम यूज करेंगे, उससे हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर की एग्जांपल हमारे पास ये आ गई है। फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास क्या होगा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ वन। ठीक है, यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी, मोलर कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए हमारे पास? वन हमारे पास। वन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए? वन। अ रिएक्शन whose rate is directly proportional to the power of the concentration of single reactant molecule is called first order reactant। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें कितने रिएक्टेंट होंगे हमारे पास? वो सिर्फ किसी एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होगा? रिएक्शन में किसी एक की कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा होगा? डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको कंसिडर करूं और साथ में ये भी हो हमारे पास, मैं सपोज सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि NH3 और N2O5 रिएक्ट कर रहे हैं आपस में,
NH3 की कंसंट्रेशन जीरो है, ऑर्डर सॉरी जीरो है, N2O5 का ऑर्डर क्या है, वन। इट मींस हमारे पास रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, N2O5 की सिर्फ कंसंट्रेशन पे। NH3 की कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे रिएक्शन के ऊपर। ओके, यस सर। तो फिर से मैं और दोबारा बात बता रिपीट कर सकते हैं? दूं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वन है, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सिंगल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है रिएक्शन रेट के अंदर, तो उनमें से वो किसी सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, बाकियों पे नहीं डिपेंड कर रहा होगा कंसंट्रेशन वाइज। ठीक है, यानी अगर इक्वेशन हम यूं लिख दें, वही वाली यूज कर लेते हैं जो उसने पीछे दी हुई है। ठीक है, a to the power of 1 and b to the power of 0। इट मींस रिएक्शन रेट सिर्फ किससे प्रोपोर्शनल है, इस रिएक्टेंट पे, इससे इसकी कंसंट्रेशन से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। यस डू यू सर। अंडरस्टैंड नाउ? तला समझ में आई यस। बात? कि अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है, तो अगर उसने कह दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट मींस वो सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट की ऑर्डर पे क्या कर रहा होगा, सॉरी, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा, ऑल ऑफ द रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। और वो अगेन हम एक्सपेरिमेंटली फिर ही सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर के अंदर अब हमें क्या मतलब से, अब फर्स्ट ऑर्डर अगर समझ में आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, कि दोनों दोनों का कि दोनों इन्वॉल्वमेंट दो होगी रिएक्शन में। एटलीस्ट दो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, या अगर एक ही, अगर जस्ट एक ही रिएक्टेंट है, तो उसकी कंसंट्रेट, उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, टू, वो सिर्फ उस पे डिपेंड कर टू रहा होगा। होगा। ठीक है, सो यहाँ यस पे सर। उसने दोनों क्या हुआ है कि यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है। ठीक है, उसकी पावर हमारे पास क्या होगी, टू। यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की पावर क्या है हमारे पास, वन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टू। That means it depends on the concentration of both nitrogen dioxide and ozone। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है, ओजोन है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इट वुड बी रेज टू द पावर ऑफ थ्री। थ्री। ठीक है, इट वुड बी रेज टू द पावर ऑफ थ्री। अब वो किसी एक रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, वो किसी दो रिएक्टेंट्स पे भी डिपेंड कर सकता है, वो तीन रिएक्टेंट्स पे भी वो डिपेंड कर सकता है। रेट उसने तीनों डेफिनेशंस यहाँ पे लिख दी हैं, कि इंडिविजुअल पे भी कर सकता है, किसी एक का ऑर्डर टू और किसी का एक वन हो सकता है, या सबका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन, बट सम उनका किसके इक्वल होना चाहिए, थ्री के इक्वल होना चाहिए। जैसे उसने ये क्वेश्चन बताया, इसमें एनओ की ऑर्डर क्या होगा, टू, इसका ऑर्डर क्या होगा, वन। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, थ्री। इसमें एफिसियल का ऑर्डर क्या है, वन, और के आई का ऑर्डर क्या है, टू। इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, थ्री। अब ऑर्डर से हमें ये भी अंदाजा होता है विच इज किसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, किसकी होगी, जिसके अंदर ज्यादा हायर जिसका ऑर्डर पावर ज्यादा होगी। होगा हमारे पास। ठीक है, फ्रैक्शनल में हमारे पास क्या होगा, इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन द फ्रैक्शन ऑफ समथिंग। तो फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन रेट, अ रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इन द फ्रैक्शन। HBr के केस में H का ऑर्डर क्या है, वन, और Br का क्या है, हाफ। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बन गया, 1.5। CHCl3 के केस में इसका ऑर्डर वन है, एंड आई डोंट सी ये क्या वैल्यू बन रही है, अपनी बुक्स में देखो। 1/2। 1/6 बन रही है, 1/4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, से टू। टू। तो फिर यस 1.5, ये भी 1.5 ही बन जाएगा। नहीं, ये वन पॉइंट, हाँ ये भी 1.5 ही बन जाएगा हमारे पास। सर, यस। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से यानी क्या रेट ऑफ रिएक्शन स्लो और तेज होने का इफेक्ट होता है? हाँ जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर वो बिलोंग करता है हमारे पास।
उसकी बेसिस पे रेट या तो तेज हो सकता है या तो स्लो हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट हमारे पास है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। A bimolecular reaction for which solvent is in excess and its concentration remains constant and does not take part in the rate determining step is called pseudo first order reaction। अब इसमें वाटर क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। सो आई बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर आपको पता ही है, टू मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर विच सॉल्वेंट इज इन एक्सेस, H2O इज इन एक्सेस, और उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट कांस्टेंट। थ्रू आउट, एंड वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई भी पार्ट प्ले नहीं कर रहा हो, तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। अब डिटरमाइनिंग डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर एंड रिएक्शन रेट को मैं आपको इस एग्जांपल से डिस्कस कर देता हूँ, थ्योरी आप लोग बाद में रीड कर लेना। हमारे पास इसमें रिएक्टेंट्स हैं NO एंड O3, हम ये ऊपर कर चुके हैं। इसका ऑर्डर क्या बन रहा था, NO और O3 का ऑर्डर क्या बन रहा था, 2 बन रहा था, 3 बन रहा था। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था हमारे पास, या नहीं। टू ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था ये हमारे जैसे पास, सेकंड ऑर्डर ठीक है। रिएक्शन था। अब उसने कहा कि हम कैसे कंसंट्रेशन से इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में दे आर ओनली, बोथ का रेट कैसे डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। अब इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या है, 1, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 9। तो हमारे पास रेट क्या निकला, 1.98। यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, O की कंसंट्रेशन को क्या रखा, सेम ही, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3.96 × 10⁴। अगर हम इनकी रेशो ले लें, रेशो से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दोबारा गौर से सुनो, एग्जाम्पल में वो, इसमें देखो NO की कंसंट्रेशन उसने क्या कर दिया है, डबल, और ऑक्सीजन ओजोन की कितनी रखी है, सेम, और उससे रेट डिटरमाइनिंग की वैल्यू ये निकली है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। आप अगर हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं, इनकी रेशियोज को, ये देखो यहाँ पे, बल्कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप दोनों, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हमने NO के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब NO के लिए हमारे पास रिएक्शन रेट की रेशो क्या बन रही है, ये, और उसके, ये हमारे पास जब मोलर कंसंट्रेशन उसकी क्या थी, 1, तो रिएक्शन रेट क्या था, ये, जब हमारे पास उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हमने क्या किया है, डबल किया है, तो उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, हमने दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो 1.898 डिवाइड बाई 1.98 डिवाइडेड, मतलब जब 1, ये क्या थी, डबल के अगेंस्ट इनिशियल वर्सेस चेंज के हिसाब से हमने करना है, इनिशियल रेट उसके हिसाब से। इनिशियल रेट क्या था हमारे पास, ये, और इसका जो कंसंट्रेशन को डबल करने से बना, तो क्या रेट आ गया, ये, डिवाइडेड बाय, उसने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी, अच्छा खैर, यहाँ से देखो तो हमारे पास 1:2 निकल रहा है हमारे पास, ठीक है। कि अगर हम, इनिशियल रेट हमारे पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट ऑर्डर पावर कंसंट्रेशन ऑफ NO। हम ओजोन के